नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहन चंद शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारी आज की नई कहानी सुकन्या की मौत का बदला पार्ट 1 में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की नई कहानी। ये कहानी है भारत के एक छोटे से राज्य तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की। सुकन्या और अमजद जो कि अलग अलग धर्म के थे किंतु एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए रूठते मनाते लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे। अंततः उन्होंने शादी करने का फैसला ले ही लिया, किंतु अमजद के मुस्लिम धर्म के होने की वजह से सुकन्या की फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए अमजद और सुकन्या को अंत में ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जिसकी कल्पना उनकी फैमिली ने नहीं की थी। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली और दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे। जब तक पैसे थे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद घर से चुरा कर लाए हुए पैसे खत्म हो चुके थे और अमजद काम की तलाश में घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। अंततः सुकन्या को अपने पैरों की पायल और गले का मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा, जिससे वो घर का सामान ला सके और अपने पति के लिए खाने की व्यवस्था कर सके। शाम को जब अमजद थका हारा घर वापस आया तो उसने सुकन्या की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। सुकन्या ने बताया कि घर में राशन का एक दाना तक नहीं रह गया था। हम क्या खाते और आप दिन भर थके हारे जब घर आते मैं आपकी थाली में क्या परोसती। इस मंगलसूत्र का मैं क्या करूंगी जब मेरा पति भूखे पेट रहेगा। सुकन्या की बातें सुनकर अमजद की आंखें भर आई और उसने सुकन्या को गले से लगा लिया और वह रोने लगा और कहने लगा कि आज तुम्हारी जो भी हालत है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन अमजद घर से निकला और रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई। जिस लड़की द्वारा ये कार एक्सीडेंट हुआ उसने अमजद की मरहम पट्टी करवाने के बाद उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अमजद से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। अमजद ने उसे बताया कि वो काम की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन अभी तक उसे कोई काम नहीं मिल पाया है, उसे काम की तलाश है। ये सुनते ही रागिनी बोली, अब आप काम की चिंता छोड़ दीजिए, काम मिल गया समझिए। ये बोलकर रागिनी ने अमजद को अपना कार्ड दिया और उसे कहा कि जब भी आप ड्यूटी ज्वाइन करना चाहो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। अमजद के घर के बाहर उसे छोड़कर रागिनी चली गई। अब अमजद बहुत खुश था। घर आकर उसने सुकन्या को बोला कि उसे जॉब मिल गई है। वो बहुत खुश हुई। अगले दिन अमजद ने रागिनी को कॉल किया और उसे बोला कि वो आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है। रागिनी ने उसे अपने ऑफिस का एड्रेस देकर उसे वहां बुला लिया और अपने ऑफिस में उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर रख लिया। अब ऐसा लग रहा था मानो जैसे सारे कष्ट समाप्त हो गए हों, लेकिन जब जब ऐसा प्रतीत होता है न तब मुसीबतें अचानक आती हैं और सब कुछ तबाह कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद सुकन्या माँ बनने वाली थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे और उसी के बारे में सोचते रहते थे और अंत में वो दिन आ ही गया जब सुकन्या ने अपने बच्चे को जन्म दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही धूमधाम से बच्चे का नामकरण किया गया। अब सुकन्या को अकेलापन नहीं लगता था, वो बच्चे के साथ खेलती रहती थी। दिन बीतते गए और बेटे की उम्र लगभग 4 साल की हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन अचानक रागिनी के ड्राइवर को छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से अपने गांव वापस जाना पड़ा। रागिनी ने अमजद को कॉल करके किसी ड्राइवर की व्यवस्था करने को कहा। अमजद ने बोला कि मैडम कुछ दिन की बात है, मैं ही ड्राइव कर लूँगा आपकी कार। ये सुनकर रागिनी बोली, अमजद ये तो और भी अच्छी बात है, तुम कल से ऑफिस की बजाय सीधे घर पर आ जाओ। कल से हम साथ जाएंगे और तुम्हारी जगह पर कुछ दिन वर्मा जी काम करेंगे और तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, सुबह टाइम से पहुंच जाना। अमजद गाड़ी लेकर चला गया और घर पहुंचकर खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर में पहुंचा और उसने अपना नेट ऑन किया, मैडम का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि अमजद तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी कितनी केयर करते हो, किसी भी काम के लिए मुझे ना नहीं बोलते। सच कहूँ तो मुझे भी एक ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे जैसा पति मिल सके, मुझे बस जिंदगी में धोखे ही मिले हैं। रागिनी मैडम की चैट्स पढ़कर अमजद हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दूं। फिर सोचने लगा कि अगर रिप्लाई नहीं दूंगा तो मैडम बुरा मान जाएंगी। उसने रिप्लाई करते हुए लिखा कि मैडम आप ज़्यादा दुखी ना हो, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके पास इतना बड़ा ऑफिस है, नौकर चाकर हैं, आपको तो कोई राजकुमार ही मिलेगा जिसके साथ आप बहुत खुश रहेंगी। इसके बाद अमजद सो गया और अगले दिन हमेशा की तरह सुबह अपने वक्त पर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सुकन्या ने हमेशा की तरह नाश्ता रेडी करके टेबल पर लगा दिया। अमजद नाश्ता करने के बाद आज अपनी बेटी और पत्नी को बाय बोले बिना ही चला गया। सुकन्या सोच में पड़ गई कि आखिर अमजद ऐसे बिना बोले ऑफिस के लिए कैसे जा सकते हैं।
फिर सोचने लगी कि हो सकता है ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से भूल गए होंगे। उसके बाद वो काम में लग गई। अमजद रागिनी के घर पर पहुंचकर गेट पर उसे फ़ोन करके बोला कि मैडम मैं गेट पर हूँ, आप तैयार हो गई हों तो आ जाइए। रागिनी ने बोला तुम गेट पे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। अमजद काफ़ी घबराते हुए अंदर गया और रागिनी ने उसे अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें बताया कि अमजद बहुत ही वफादारी से काम करता है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसके बाद रागिनी की मम्मी पापा अमजद को नाश्ते के लिए बोले कि बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। अमजद ने मना कर दिया तो उन्हें लगा कि शायद अमजद अपनी जाति की वजह से उन लोगों के साथ खाना खाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। पर अमजद के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, वो नाश्ता करके आया था इसलिए उसे भूख नहीं थी, तब उसने नाश्ता नहीं किया। उसके बाद अमजद और रागिनी निकल गए ऑफिस के लिए। आज दोनों साथ थे और ऑफिस जाने से पहले ड्राइविंग के दौरान रागिनी ने अमजद को और करीब से जानने का मौका मिला। अब अमजद और रागिनी में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ खाना खाते, साथ घूमते, साथ में काम करते। इन सब से अमजद और रागिनी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अमजद का मन अब घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो अक्सर रागिनी को मिस करता था, उसे कॉल करता था, व्हाट्सएप पे देर रात तक उससे चैटिंग करता था। सुकन्या इन सभी प्रतिक्रियाओं को देख रही थी, लेकिन उसे अब भी यही लगता था कि अमजद काम की वजह से फ़ोन में बिजी रहते हैं और शायद इसीलिए हमें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ अमजद ये सब भूल गया था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसकी कोई फैमिली भी है और उसे अपनी फैमिली को भी वक्त देना है, क्योंकि वो रागिनी के प्रेम में अंधा हो चुका था। वो आज भूल गया था कि सुकन्या अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके लिए यहाँ उसके साथ आई है, उम्र भर उसका साथ देने के लिए। वो भूल चुका था कि सुकन्या का कोई सहारा नहीं है उसके सिवा। जैसे जैसे दिन बीतते गए अमजद और रागिनी अपनी हदें पार करने लगे थे। अब अमजद ना तो घर पर खाना खाता था और न ही नाश्ता करता था। सुकन्या बड़े ही प्यार से नाश्ता बनाती और वो सीधे चले जाता। सुकन्या के दिल पर इससे आघात पहुंचने लगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रागिनी अमजद के करीब आती चली गई, सुकन्या दूर होती चली गई। अब अमजद डेली रात को शराब पीकर आने लगा था और जब सुकन्या उसे समझाती तो उसे गालियां देता, घर से चले जा बोलता, मुझसे शादी करने और मेरी पत्नी बनने की तेरी औकात नहीं थी। पता नहीं क्यों मैंने तुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब रोजाना सुकन्या इस समस्या से जूझने लगी थी। खुशियाँ क्या होती हैं और एक शादीशुदा जीवन का सुख क्या होता है, सुकन्या भूल चुकी थी। अब धीरे धीरे अमजद ने सुकन्या पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। अब वो न तो घर खर्च के लिए पैसे देता था और न ही अपनी फैमिली को वो प्यार दे पा रहा था जिसकी उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। वक्त बीतता गया और परेशानियां बढ़ती चली गई। अब सुकन्या का और भी बुरा वक्त शुरू हो गया था। उसे अपने बच्चे को किराए के मकान में ताला लगाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाना पड़ता था, ताकि दिन भर काम करके जो भी पैसे मिले उससे घर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अमजद ने तो बस ये ठान लिया था कि अब जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके सुकन्या को इस घर से बाहर निकाल कर उससे तलाक लेना है और अपना बाकी का बचा हुआ जीवन रागिनी के साथ व्यतीत करना है। अब अमजद ऑफिस के बाद डेली रात को खाना रागिनी के घर पर खाकर आता था और उसके बाद घर आकर शराब पीकर रागिनी के साथ मारपीट करता। रागिनी अमजद के अत्याचारों को सहती रही। उसने अपनी इस दुर्दशा के बारे में कभी किसी से कोई बात तक नहीं की। अमजद समझ चुका था कि इसे अत्याचार सहने की आदत पड़ चुकी है और ये ऐसे नहीं जाने वाली मुझे छोड़कर, और जब तक ये जिंदा है रागिनी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है। अमजद को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक रात तकरीबन रात 12 बजे अमजद घर पहुंचा। रागिनी उसका इंतजार कर रही थी। वो अभी तक सोई नहीं थी, वो अमजद का इंतजार कर रही थी। अमजद ने बेल बजाई और सुकन्या ने राहत की सांस ली कि चलो मेरा पति आ गया सही सलामत। उसने दरवाज़ा खोला और वो अमजद के सामने आ गई। अमजद ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और अपने कमरे में चला गया। अमजद के सिर पर खून सवार था सुकन्या की मौत का। उसे चाहिए था कि वो अपने कमरे में गया और एक चाकू लेकर आया। सुकन्या उस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी, वो दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसने सुकन्या की पीठ पर चाकू से वार कर दिया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अमजद ने चाकू उसके सीने में घोंप दिया। सुकन्या की पुत्री अनन्या उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। सुकन्या की हत्या करने के बाद अमजद उसे रात को ही एक कब्रिस्तान में जाकर दफन करके आ गया। अब वो काफ़ी खुश था क्योंकि जो वो पाना चाहता था वो उसे मिलने वाला था। अब रागिनी और उसकी शादी के बीच की जो दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। सुबह होते ही अमजद ने बच्ची के लिए नाश्ता बनाया और उसे नाश्ता करवाने
करने के बाद वो ऑफिस चला गया और अनन्या को घर में लॉक करके चला गया। इस समय अनन्या की उम्र लगभग 5 साल की थी। इसी तरह से लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, पर अनन्या ने कभी भी अपने पिता अमजद से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा और न ही कभी अपनी माँ को याद करके वो रोती थी। अनन्या को देखकर कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। एक दिन अमजद ने बेटी अनन्या को बोला कि बेटा, क्या तुम्हें कभी अपनी मम्मी की याद नहीं आती? तुम पूरा दिन कैसे इस घर में अकेली रह लेती हो? ये सुनने के बाद अनन्या बोली, पापा मैं अकेली कहाँ हूँ, मम्मी तो मेरे साथ ही रहती है। अमजद को लगा कि उसकी बेटी मजाक कर रही है, पर बच्चे कभी मजाक नहीं करते, अभी तो सत्य बोलते हैं। अनन्या की बात सुनकर अमजद को गुस्सा आया और बोला, झूठ बोलती है, अपने बाप को डराती है। तुझे कल ही अनाथालय के पास छोड़कर आता हूँ। तेरी माँ से तो मुक्ति मिल गई, अब तुझसे भी मिल जाएगी। उसके बाद उसने अनन्या को खाना खिलाए बिना ही दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अपना खा पी कर आराम से सो गया। अनन्या चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसके निर्दयी बाप ने दरवाजा नहीं खोला। अंततः अनन्या रोते हुए सो गई। जब रात को नींद खुली तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी और भूख भी। उसने दरवाजा खटखटाया, पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। कहते हैं ना, जब कोई साथ नहीं देता तब सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अचानक से हवाएं चलने लगी और तेज आंधी तूफान के बीच लाइट चली गई और तब अनन्या का साथ देने ईश्वर ने उसकी माँ को भेजा। अनन्या की माँ ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। अनन्या बहुत डर गई। घबराहट की वजह से अनन्या अपनी माँ के सामने आते ही बेहोश हो गई। क्यों सुकन्या की रूह अनन्या पर आ गई? क्या सुकन्या की रूह अमजद को कुछ कहना चाहती है? क्या सुकन्या अमजद से बदला लेने आई है? क्या अमजद रागिनी से शादी करेगा? दोनों खुश रह पाएंगे? अमजद अनन्या को अनाथालय पहुंचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी का अगला एपिसोड, सुकन्या की मौत का बदला पार्ट 2। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।